हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के एक्सप्लोरेशन बुक के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट, बस उसमें बताया गया था कि कैसे तुम्हें साइंस को पढ़ना है, साइंस में तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है, साइंस कैसे होता है, साइंस में कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, इन सब के बारे में मेनली बारे में बताया था। यानी कि आपका जो क्लास 9 का जो साइंस आने वाला है वो फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उतना ज्यादा चैप्टर बर्डन वाला चैप्टर नहीं था, लेकिन जो अब ये आपका सेकंड चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया, आपने इस चैप्टर को नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। तो आओ बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारे सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि भाई तुमने देखा होगा कि यार कि जो घर वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है, और घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ईंटों को लगाया जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो होता है, ठीक है, ईंट की तरह ही, छोटे छोटे ईंट की तरह ही क्या होता है, मिलकर बनता है हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन हम तो घर बनाने के लिए उसको तो कहते हैं ईंट, ठीक है, ब्रिक्स। लेकिन हमारा जो ईंट है, हमारे शरीर का जो ईंट है, उसका नाम है सेल। तो हम अब इसमें अपने बॉडी के जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स है, उसको हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला टॉपिक है आपके बुक का ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूं, जो आपको मैं नोट्स करवा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट नोट्स हैं। आपको पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कवर कर रखा है। आपके जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें मैंने नोट डाउन कर रखा है। एक भी पॉइंट को मैंने मिस आउट नहीं किया है, और बकायदा आपका ये विजुअल है, आपको अच्छे तरीके से इजीली समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्या है आपका टॉपिक, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आपके भी बुक का, ठीक है, पहला टॉपिक यही है, और इस पीडीएफ का भी बुक का, पीपीटी का भी टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखिए लाइफ इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो लाइफ की जो शुरुआत होती है, जो जीवन की जो शुरुआत होती है, वो वाटर से होती है। आपने भी सुना होगा कि वाटर से ही क्या होता है, जो हमारे जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो हमसे भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे, उनका जो जीवन शुरुआत हुआ वो कहां से हुआ है, वाटर से शुरुआत हुआ है। सम साइंटिस्ट थिंक लाइफ बिगेन इन अ स्मॉल वाटर बॉडीज नॉट ओशियंस। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो लाइफ का जो जनरेशन हुआ है, जो लाइफ जो जनरेट हुआ है, जो शुरू हुआ है लाइफ, वो बहुत ही छोटे वाटर के बॉडीज में हुआ है, ना कि ओशियंस में, यानी कि महासागरों में, ठीक है, लाइफ का जनरेशन और ओरिजिन नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही छोटे वाटर बॉडीज में हुआ है। तो यानी कि लाइफ के जनरेशन को लेके, या फिर बोले तो लाइफ के ओरिजिन को लेकर साइंटिस्ट में क्या है, मतभेद हमें देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलता है। कि कोई बोलता है वाटर में क्या हुआ है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है, कुछ बोलते हैं ओशियन में नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही छोटे स्मॉल वाटर बॉडीज में हुआ है। हॉट स्प्रिंग आर कंसिडर्ड सिमिलर टू अर्ली अर्थ कंडीशन। तो जो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म जल धाराएं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, कोल्ड स्प्रिंग। तो जो गर्म जल धाराएं हैं, जो अभी की जो गर्म जल धाराएं हैं, वो कैसा कंडीशन रखती हैं, जो अर्ली अर्थ कंडीशन थी, उस तरीके का कंडीशन कहां पर हमें देखने को मिलता है, हॉट स्प्रिंग में हमें उस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। अर्ली 3 बिलियन ईयर अगो, जिस तरीके का अर्थ का कंडीशन आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो था, अर्थ का कंडीशन, उस तरीके का कंडीशन हमें अब कहां देखने को मिलता है, हॉट स्प्रिंग में देखने को मिलता है। जो अर्थ का कंडीशन जो आज से 3.5 बिलियन ईयर अगो था। अब बात करते हैं, आपके बुक का एक एग्जांपल है, एग्जांपल दिया गया है पुगा वैली लद्दाख का, ठीक है, इंडिया का। लद्दाख आपको पता ही है, भारत का जम्मू कश्मीर के ऊपर आता है लद्दाख। तो जो लद्दाख है वो बहुत ही ठंडा इलाका है, लेकिन लद्दाख की जो नदियां हैं, ठीक है, लद्दाख की जो नदियां हैं, कुछ नदियां, वहां पर जो उनका टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई टेम्परेचर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया पुंगा वैली। पुंगा वैली में जो नदी है, ठीक है, वो ठंडे इलाके में होने के बावजूद भी कैसी है, बहुत ही गर्म है।
और खुद ही सोचो ना यार, मौसम कितना ठंडा है, लेकिन वहां की जो पुगा वैली की जो नदी है, जो वाटर बॉडी है, वो कैसी है, गर्म है। तो वेरी हाई टेम्परेचर नियर बॉइलिंग पॉइंट, कितना है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के आसपास है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो पुंगा जो वैली का जो वाटर बॉडी है, जो वाटर है, वो कितना ज्यादा गर्म है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है। इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट वाटर रिमेन हॉट। लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु वातावरण कैसा है, ठंडा इलाका है, लेकिन वो फिर भी कैसा है, गर्म है। कंडीशन सिमिलर अर्ली अर्थ 3.5 बिलियन ईयर अगो। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे पुंगा वैली के बारे में बताया गया है, लद्दाख के अंदर है, जिसका जो कंडीशन है वो आज से 3.5 बिलियन ईयर अगो का जो कंडीशन था अर्थ का ना, उसका उस तरीके का कंडीशन हमें पुंगा वैली में देखने को मिलता है। अगला है आपका थर्मोफिलस। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका थर्मोफिलस। तो बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग आर कॉल्ड थर्मोफिलस। थर्मोफिलस क्या होते हैं, ठीक है, थर्मोफिलस वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स कहां पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जैसे कि पुंगा वैली। पुंगा वैली में जो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं उनको क्या बोला गया है, थर्मोफिलस बोला गया है। तो ये याद रखना, जो थर्मोफिलस होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो वो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, गर्म जलधाराओं में पाए जाते हैं। दे आर हीट लविंग बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ही गर्म बैक्टीरिया होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो थर्मोफिलस हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। तो थर्मोफिलस हीट लविंग सिंगल सेल बैक्टीरिया दैट लिव इन अ वेरी हॉट कंडीशन लाइक हॉट स्प्रिंग। तो ये आपको याद रखना है, जो थर्मोफिलस होते हैं वो हॉट स्प्रिंग एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो पुंगा वैली में किस प्रकार के हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो थर्मोफिलस देते हैं देखने को मिलते हैं। और ये थर्मोफिलस कैसे क्या होते हैं, ये बैक्टीरियास होते हैं। थर्मोफिलस क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरियास होते हैं। ठीक है, आगे अगला आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सेल। जो शुरुआत के जो सेल रहे हैं उनका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उनका कैसे जीवन यापन शुरू हुआ है। जो शुरू के सेल हुए हैं, तो बहुत पुराने सेल है, हमारे बॉडी जो है वो बहुत पुराना मतलब कि हमारा जो बॉडी का जो सेल है वो नया सेल है, लेकिन जो पुराने सेल है उनका जनरेशन कैसे हुआ है। तो साइंटिस्ट फाउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट अराउंड हॉट स्प्रिंग। तो साइंटिस्ट ने पाया जो भी हॉट स्प्रिंग वाला जो इलाका है जहां थर्मोफिलस पाए जाते हैं वहां पर उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट पाया है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, व्हाइट व्हाइट, ये देखो ये क्या है, ये हॉट स्प्रिंग है, ये क्या है, पुंगा वैली का हॉट स्प्रिंग है। और लेकिन इसके किनारे किनारे क्या डिपॉजिट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हॉट स्प्रिंग होता है उसके किनारे किनारे क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो हॉट स्प्रिंग होते हैं उनके किनारे किनारे। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम होता है, तो प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हॉट स्प्रिंग में पाए गए थे और जो पाया जाता है, ये किस लिए मदद में आते थे, तो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे, जो अर्ली सेल थे, जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, उनको हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था। जो अर्ली सेल थे उनको एक्सट्रीम कंडीशन से बचाए रखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता था, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, ये बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हुआ करते थे। हेल्प इन फॉर्मिंग द फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो सेल पाए गए, जो फर्स्ट सेल, जो शुरू के जो सबसे पहले के जो सेल हुए उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो ये ध्यान रखना, तो कि जो हॉट स्प्रिंग होता है वहां पर क्या पाया गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस लिए हेल्पफुल में आता था, तो जो अर्ली सेल हुआ करते थे, जो पुराने सेल थे, ठीक है, और उनको हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट काम में आते थे। ये इनकी वजह से ही जो पहले पहले के शुरुआत के जो सेल रहे हैं उनकी बॉडी पर सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव बाउंड्री ऑफ सेल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो एक सेल होता है उसका प्रोटेक्टिव क्या होता है? बाउंड्री होता है। जैसे कि आपको किनारे किनारे ये दिखाई दे रहा है, ये सेल है, इस सेल के किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन किसकी वजह से बन पाया है? तो अर्ली ऑर्गेनिज्म ने, जो अर्ली जो सेल रहे हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या बन पाया है? सेल मेम्ब्रेन बन पाया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट प्रोटेक्ट एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्ली सेल मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना, जो कैल्शियम कार्बोनेट हॉट स्प्रिंग के पास पाया गया है वो किस चीज में हेल्पफुल हुआ करते थे? तो ये हार्मफुल रेडिएशन से बचाते थे, एक्सट्रीम कंडीशन से बचाते थे। और ये सेल में जो नए जो पुराने सेल हुए, जो ओल्ड सेल हुए, जो ठीक है, उनके सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये क्या आते थे? काम आते थे। अगला टॉपिक है आपका व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? ठीक है, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल होता क्या है? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है। आपसे पूछे सेल क्या होता है तो आप बोलना कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे पेड़ पौधे से लेके ले लो, चाहे पक्षी ले लो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले लो, वो सबके सब किसके बने होते हैं? तो सेल के बने होते हैं। तो जितने भी ठीक है जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सेल होता है। जितने भी जीवित प्राणी हो सब सेल के बने हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिंगल सेल होता है, जिसके अंदर केवल एक सेल होता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? बहुकोशिकीय, जिसके अंदर मैनी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? जिनके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, बर्ड्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर क्या है। और टिपिकल एनिमल सेल, सेल में भी डिफरेंट इन साइज। सेल क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है साइज में, फंक्शंस में, बट ऑल सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लेकिन जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं। सेल क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं। अगला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल। ठीक है, सेल के बिहाफ पे कितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो सेल के बिहाफ पे दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर क्या होता है? मेड ऑन वन सिंगल सेल। जो एक सिंगल सेल के होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। जो मेड ऑफ मैनी सेल, जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट आपके किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल कौन से हो गए? प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया। दिस ऑर्गेनिज्म, अगर बात करें यूनिसेलुलर का, तो दिस ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट वन सिंगल सेल, दे परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर केवल एक सिंगल सेल पाया जाता है, और वही सिंगल सेल उनके लाइफ के सारे फंक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होते हैं और लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब एक ही सिंगल सेल काम करता है। आगे बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो दिस ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। जो मल्टी सेलुलर होते हैं बहुत सारे किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें वर्क का डिवीजन होता है, ठीक है, कार्य का विभाजन होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक ही कोशिका मिलकर सारे काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे हम हैं, क्या है बेटा? हम हैं, तो हमारा बॉडी कैसे बना है, किस किस तरीके से बना है? तो देखिए, तो सेल फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल का जो है वो क्या होता है? सेल के ऑर्गेनाइजेशन का, एक बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? डिफरेंट लेवल होता है।
सेल के अब एक बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन जो जो हमारा ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके क्या होता है, बहुत सारे लेवल में बटा होता है। पहला क्या लेवल क्या होता है, तो पहला लेवल होता है सेल, ठीक है। दूसरा लेवल क्या होता है, तो टिश्यू होता है। तीसरा लेवल क्या होता है, ऑर्गन होता है। और चौथा लेवल क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। देखिए पहला क्या होता है सेल, सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये क्या है, आपका सेल है, एपिथेलियल सेल है। क्या है, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ये बॉडी बन जाएगा। तो ये याद रखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर क्या होता है, बॉडी होता है। जैसे कि एक घर होता है, घर को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ईंट से दीवार ईंट लगाएंगे, पहले ईंट बनाएंगे। ईंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे। दीवार बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कमरा बनाएंगे। और कमरा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पूरा घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद हम, ठीक है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, एक तल्ला दो तल्ला करके क्या करेंगे, हम उस बिल्डिंग को खड़ा कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से पूरे बिल्डिंग को हम खड़ा करेंगे। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी क्या होता है, हमारा बॉडी भी इसी तरीके से पूरा क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। पहले सेल होता है हमारा बॉडी का सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेल, सेल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो इवन इन अ कॉम्प्लेक्स बॉडी द सेल रिमेन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब देखिए हमारे सेल का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर का जो फंक्शन है, जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किससे बन रहा है, सेल से बन रहा है। इसलिए सेल इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बताना, हमारा पूरा जो बॉडी है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, सेल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फंक्शनल यूनिट भी है, ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम होते हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीजन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ये सब किसकी वजह से फंक्शन करता है, तो ये सारा चीज बेटा हमारे सेल की वजह से फंक्शन करता है, इसलिए सेल क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेल बिल्ड टू बॉडी, बिल्ड क्या, बॉडी कैसे बनाता है, पहले सेल बनेगा, फिर टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ऑर्गन, ठीक है, उसके बाद आपका ऑर्गन क्या होता है, मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन वर्किंग टुगेदर, जहां पर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अगला व्हाट डू सेल डू, ठीक है, कि सेल क्या काम करता है, सेल का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, तो सेल का दो काम है, तीन काम है। परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी, हमारे सेल क्या करता है, बहुत सारे जो भी काम होता है वो सारा काम कौन करता है, सेल करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारा काम कौन करता है, सेल करता है। जैसे कि नर्व सेल को सिग्नल पहुंचाना है, आपने क्या किया, किसी गर्म चीज को छुआ, और गर्म चीज को छूने के बाद आपने क्या किया, हाथ उठाया, तो ये आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को सिग्नल गया, तो ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने का काम किसने किया, नर्व सेल ने किया। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटी करता है। हमें जो भी सिग्नल, जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है वो पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो पहुंचाने का काम हमारा सेल करता है। उसके बाद सेल क्या और क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और कौन काम करता है, तो सेल करता है। मसल सेल हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है, आप क्या करते हो, अपने हाथ को हिलाते हो, ठीक है, आप अपने हाथ से क्या करते हो, चीजों को लिखते हो, तो वो सब कौन काम कर रहा है, तो सेल काम कर रहा है। तो सेल क्या करता है, तो सेल बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटी करता है। कुछ एक्टिविटी मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना हमारे ब्रेन को, तो इंफॉर्मेशन कौन देगा, सेल देगा। हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ले आना है, तो ये काम कौन करेगा, सेल करेगा। हमें किसी चीज को मूवमेंट, हमारे अपने हाथों को मूवमेंट करना है, ठीक है, हमें पेन से कुछ लिखना है, तो ये काम कौन करेगा, सेल करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैव डिफरेंट जॉब टू कीप द बॉडी वर्किंग। तो
तो जो हमारा जो बॉडी है, जो एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सेल होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को करते हैं। जैसे कि नर्व सेल, नर्व सेल का काम क्या होगा, तो नर्व सेल का काम होगा केवल सिग्नल देना हमारी बॉडी को। ब्लड सेल का काम क्या होगा, तो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। मसल सेल का काम क्या होगा, तो मसल सेल का काम होगा, ठीक है, मूवमेंट करना। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। एक सेल सारा काम नहीं करेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल क्या करेंगे, अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे। अगला, कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। जो सेल होता है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। तो सेल सेंड द रिसीव सिग्नल टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। सेल क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, बात करता है, सिग्नल भेजता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपना एक पैर उठाओगे, आप अपना एक पैर उठाओगे। तो आप जब चल रहे हो तो अपना पैर उठाओगे आगे बढ़ाने के लिए, तो दूसरा पैर भी क्या करेगा, आगे जाएगा। तो ये जो ये इंफॉर्मेशन दूसरे पैर को पहुंचा, वो कौन लेकर गया, तो सेल लेकर गया। तो सेल क्या करता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है। सेल एक दूसरे को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, आप चल रहे हो तो आपको चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पैरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप पहला पैर आगे बढ़ा रहे हो, फिर दूसरा बढ़ाओगे, फिर अगला, फिर दूसरा। तो ये सिग्नल कौन पहुंचा रहा है, तो सेल पहुंचा रहा है। तो नर्व सेल कम्युनिकेट टू सेंड मैसेज इन द बॉडी। तो नर्व सेल क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बॉडी में मैसेज भेज के। अगला, ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारा बॉडी, हम पहले छोटे मोटे से नन्हे से मुन्ने से थे, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे थे, लेकिन आप भी बड़े हो गए हो, मैं भी बड़े हो गए हो। तो बड़े क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमारे सेल ने क्या किया है, ग्रो किया है। हमारे सेल जब ग्रो करेगा तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा सेल का और काम क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर करना। ये ग्रोथ करता है। हम इतने छोटे मोटे से नन्हे मुन्ने से थे, लेकिन हम बड़े हो गए हैं। तो बड़े क्यों हुए हैं, क्योंकि सेल ने क्या किया, वर्क किया, सेल ने अपने आप को बड़ा किया है। तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो न्यू सेल आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल। तो नया सेल कैसे बनता है, तो जो पुराना सेल होता है उसके डिवीजन से। एक सेल है, मान लीजिए जैसे कि ये वाला एग्जाम, ये देखिए, ये एक सेल है। इस सेल से क्या होगा, दो नए सेल बन गए। इस सेल से दो नए सेल बन गए। तो ये पुराना वाला सेल है, तो ये पुराने वाले सेल से क्या हुआ, दो नए सेल बन गए हैं। तो न्यू सेल आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल। जब पुराना सेल क्या होता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो नए सेल का क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। डैमेज टिश्यू आर रिपेयर्ड। और जो डैमेज टिश्यू होता है, डैमेज टिश्यू का मतलब हो गया, मान लीजिए आप खेलते खेलते कहीं गिर गए और आपको चोट लग गया, तो वहां पे चोट लगने से क्या होगा, आपका जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज सेल अपने आप को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द हीलिंग ऑफ द वुंड्स। और यही चीज रिपेयरिंग क्या करता है, हमारा जो वुंड्स होता है, हमारा जो घाव होता है, इसको भरने में मदद करता है। अगर हमारा टूटा फूटा जो सेल है वो रिपेयर नहीं होगा, तो हमारा वाउंड्स, ठीक है, हमारा जो घाव है वो भरेगा नहीं। समझ में आया। तो सेल क्या क्या काम करता है, तो सेल डिफरेंट एक्टिविटी करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं, ग्रोथ और रिपेयर भी करते हैं सेल एक दूसरे को। आगे, हाउ टू स्टडी सेल। सेल को कैसे स्टडी करें, सेल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो देखिए, तो सेल को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्यों माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो देखिए, लिमिट ऑफ ह्यूमन आई, हमारा जो आंख है उसका क्या लिमिट है, वो कितना कितने छोटे से छोटे चीज को देख सकता है। तो देखिए, द ह्यूमन आई कैन नॉट क्लियरली सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट। हमारा जो आंख है वो ना सेल को नहीं देख सकता है। हमारा आंख जो है वो सेल को नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर वेरी क्लोज टू अपीयर एज वन, जब दो चीजें क्या होती है, बहुत ही पास में होती हैं, तो केवल एक ही दिखाई देता है।
जब दो चीजें क्या होती है, बहुत पास पास होती हैं, तो एक ही दिखाई देता है। जैसे कि देखिए, आपने क्या करिए, अभी आप जहां पर भी बैठे हैं ना, आप क्या करो, आप एक पेज लो और पेज पे तुम क्या करो, 2 पॉइंट बनाओ। पेज पे क्या करो, 2 पॉइंट बनाओ, और 2 पॉइंट बनाने के बाद तुम उसको पहले दूर देखो। तो अब जब दूर देखोगे तुम्हें दूर दिखाई देगा दोनों पॉइंट। अब तुम उसको क्या करो, अपने आंख के पास ज्यादा लेकर आओ, अपने आंख के पास उस पेज को उठाओ और धीरे 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 अपने आंख के पास लेकर आओ। तो जो दो आपने डॉट बनाया दूर दूर, वो आपको पास दिखाई देने लग जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। पहले आपने डॉट बना के दूर से देखा तो आपको इस तरह से दिखाई दिया, इस तरह से ना। लेकिन अब जब तुम क्या करोगे, उसको पास लेकर आओगे, तुम्हें इस तरीके से दिखाएगा। तो टू डॉट्स सीन एज द टू सेपरेट ऑब्जेक्ट, टू डॉट्स अपीयर एज अ सिंपल सिंगल ऑब्जेक्ट। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, हमारी आंखें कितनी छोटी चीजों को देख सकती है। तो देखिए, तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन सेपरेटली फॉर ह्यूमन आई 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, हमारा आंख का जो सब हमारी ह्यूमन आई जो है वो सबसे छोटा चीज किसको देख सकता है, 0.1 मिलीमीटर को देख सकता है। द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश 2 पॉइंट ओनली इफ दे आर एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। अगर वो 0.1 मिलीमीटर क्या है, दूर है, तो हम उसमें अंतर देख सकते हैं, उसमें हम अंतर देख सकते हैं। तो हमारी आंखें कितनी छोटी चीज को देख सकती है, तो 0.1 मिलीमीटर आंख छोटी चीज को देख सकती है। ठीक है, वाई कैन नॉट सी सेल, हम सेल को क्यों नहीं देख सकते हैं, सेल को क्यों नहीं देखते हैं, तो सेल आर वेरी स्मॉल। सेल कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली लेस देन 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें केवल कितनी देख सकती है, कितना छोटा चीज देख सकती है, 0.1 मिलीमीटर तक की छोटी चीजें देख सकती है। तो दे कैन नॉट सीन बी नेकेड आई, दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन हेयर का जो सेल है उस कितना छोटा है, तो अप्रोक्सीमेट 0.05 मिलीमीटर छोटा है ह्यूमन हेयर का सेल है, और जो सेल होता है वो कितना छोटा होता है, 0.0 मिलीमीटर छोटा होता है, और बैक्टीरिया जो होता है 0.001 मिलीमीटर छोटा होता है, इसलिए हम इनको नहीं देख सकते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट स्टडी सच टाइनी स्ट्रक्चर, लेकिन मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो मैंने भी तो कभी पढ़ा था ना इसको, तो इसको पढ़ाया कैसे गया, इसको कैसे देखा गया जब हम नहीं देख सकते आंखों से, तो साइंटिस्ट ने किस तरीके से इसको देखा। हाउ डू साइंटिस्ट स्टडी सच टाइनी स्ट्रक्चर, इन छोटे छोटे सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कैसे साइंटिस्ट ने पढ़ाई किया। तो दीज आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर आईज, ठीक है, साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू स्टडी देम, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने कैसे देखा, ये माइक्रोस्कोप से देखा। किससे देखा, साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से देखा। तो हमें अगर सेल को देखना है, कोशिकाओं को देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मुन्ना, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। देखना आप तुम्हारे स्कूल में क्या करेंगे, दिखाएंगे भी, वो प्याज का लेंगे, ठीक है, प्याज का पील लेंगे, उसको काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे और तुम्हें सेल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है, आई माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, तो सॉल्यूशन क्या था, इसको देखने का सॉल्यूशन क्या था, माइक्रोस्कोप था, क्योंकि अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। तो साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल, तो सेल को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या दिखा, माइक्रोस्कोप निकाला। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, दो, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक लाइट माइक्रोस्कोप है और एक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो देखिए, तो बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। तो लाइट जो माइक्रोस्कोप है वो यूज इन स्कूल एंड लैब्स। लाइट जो माइक्रोस्कोप होता है वो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो तुम्हारे स्कूल में है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइट जो माइक्रोस्कोप है उसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, उसको हमारे स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है, लैब में दिखाया जाता है। ठीक है ना, और ये इसके कुछ पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, मोर पावरफुल देन लाइट माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो बहुत ही क्या होता है, पावरफुल होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। यूज एज इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ लाइट। इसमें जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाइट का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मेकिंग ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर चीजें क्या किया जाता है? मैग्नीफाई किया जाता है। माइक्रोस्कोप के अंदर चीजें क्या की जाती है? मैग्नीफाई की जाती है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाया जाता है माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, अगला है तुम्हारा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या है आपका? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखिए, तो डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि जो सेल का जो डिस्कवरी हुआ वो किसके द्वारा हुआ? किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 में। 65 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? पहली बार डेड सेल को खोजा था। इन्होंने किसको खोजा था? डेड सेल को, डेड सेल को। तो ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने क्या किया? पेड़ का, ठीक है, कॉर्क, पेड़ जो होता है उसमें कॉर्क होता है, कॉर्क का उन्होंने क्या किया? पतला सा स्लाइड लिया और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था? जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो खुद अपने द्वारा ही बनाया था, खुद ही बनाया था, जो इतना ज्यादा इफेक्टिबल नहीं था। तो उन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क का एक पतला सा स्लाइड लिया और पतला सा स्लाइड लेने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नेम देम सेल्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बक्से हैं। छोटे छोटे क्या हैं? उस कॉर्क सेल के स्लाइस में छोटे छोटे बक्से हैं, तो उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। ठीक है, कंपाउंड उन्हें दिखे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड दिखे उन्हें छोटे छोटे घर जैसे दिखे, तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप और स्मॉल बॉक्स दिखे उन्हें, और उनको क्या नाम दिया? उनको उन्होंने नाम दिया स्मॉल, ठीक है, सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, आइए, आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है, एस्टिमाइजिंग साइज ऑफ द सेल। सेल कितने साइज का है? सेल कितने साइज का है? ठीक है, तो देखिए, टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर। तुम्हें क्या करना है? एक पतला, एक ट्रांसपेरेंट, तुम्हें क्या करना है? रूलर लेना, ठीक है, जिसको स्केल बोलते हैं। प्लेस द रूलर ऑन द माइक्रोस्कोप, तुम्हें माइक्रोस्कोप में रखना है। मेजर द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन मिलीमीटर, और फिर तुम्हें मिलीमीटर में इसका क्या करना है? व्यू करना है। कन्वर्ट मिलीमीटर इन, यानी कि यूएम में तुम्हें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। फिर प्लेस एन ओनियन पील साइलाइड ऑन द स्टेज, फिर तुम्हें क्या करना है? स्टेज पे तुम्हें एक ओनियन पील रखना है। ठीक है, ओनियन पील यानी कि क्या कहते हैं? प्याज की झिल्ली रखनी है। फोकस द माइक्रोस्कोप एंड काउंट द नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर। फिर तुम क्या करो? इसमें नंबर ऑफ सेल को क्या करो? काउंट करो, और फिर उसको डायमीटर के, उसके डायमीटर को क्या करो? मेजर करो। क्या करो? मेजर करो। ठीक है ना। सपोज वी काउंट 10 सेल अलोंग द डायमीटर। ठीक है, हमने कितने सेल काउंट किए? 10 सेल काउंट किए। नाउ यूज द फॉर्मूला फाइंड द साइज ऑफ द सेल। तो साइज ऑफ द सेल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उस फॉर्मूला का क्या है? ये रहा, साइज ऑफ सेल। कैसे? डायमीटर ऑफ द फील्ड व्यू, जो तुमने फील्ड व्यू का जो डायमीटर निकाला है उसको ऊपर रखना है, और नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कितना है? 10। तो यहां पे तुम क्या नीचे क्या रखोगे? 10 रखोगे। और एक सेल का जो डायमीटर है उसको क्या रखोगे? ऊपर रखोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। Where diameter of field of view, total width of the circular area seen through the microscope, number of cell counted in the straight line across the diameter। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? साइज ऑफ वन सेल निकाल सकते हो। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आएगा। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में कोई फिजिक्स नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा। बस ये आपको समझाने के लिए दे रखा है कि कैसे हम
सेल का साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक को हमने इतनी सारी चीजें देख ली। ठीक है, अभी इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, काफी लंबी वीडियो बन रही है। मैं सोच रहा हूं आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर ही आपको सारे टॉपिक को मैं क्या कर दूं, कवर कर दूं। मैं एक ही बार में लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हें चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएगी, क्योंकि ज्यादा बर्डन हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, थोड़े थोड़े से ही चीजों को लेकर क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाना। बहुत मेहनत से मैंने इस पीपीटी को बनाया है, बहुत इफेक्टिबल है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और इनसे बाहर एक भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में से ही बनेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में।